नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब देश में ही कुछ देश विरोधी गतिविधियां हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ के कारनामे सामने आते हैं, पर याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस देश और देश की सुरक्षा से बड़ा नहीं है। ना ही कोई पद इतना बड़ा है जो देश की संप्रभुता और अखंडता से खिलवाड़ कर सके। हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि देश हित ही सर्वोपरि है और इसलिए समय समय पर हमारे देश में तमाम बंदिशों को तोड़कर ऐसे फैसले लिए गए जो हमेशा के लिए एक नजीर बन गए। जम्मू कश्मीर शुरू से बेहद संवेदनशील रहा है, जहां एक और पाकिस्तान नए नए षड्यंत्रों और आतंकवादी संगठनों के जरिए भारतीय सीमा में अपनी नापाक हरकतें करता आया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठन हमेशा वहां का माहौल खराब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी के चलते एक ऐसे कानून की जरूरत महसूस हुई जो राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई कर सके। इसलिए पहले जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लाया गया। इसके तहत 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पूरे देश में लागू हुआ, जिसके बाद और इसके जरिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सके। यह कानून देश में आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी किसी भी चुनौतियों से निपटने की कारगर भूमिका अदा करता है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 16 सितंबर को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सार्वजनिक सुरक्षा कानून यानी पीसीए के तहत हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद से सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम एक बार फिर से सुर्खियों में है। आज विशेष में हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के पूरे मामले की, जानेंगे जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तमाम प्रावधानों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद से इस कानून पर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। अगस्त में अनुच्छेद 370 को सीमित करते हुए जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया था। उसके बाद से फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर में उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल 16 सितंबर को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया। फारूक अब्दुल्ला को 4 दशक पुराने सार्वजनिक सुरक्षा कानून यानी पीसीए के तहत हिरासत में रखा गया है। सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किए गए फारूक अब्दुल्ला को बिना मुकदमे के 6 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। यह अवधि 6 महीने के लिए कुल 2 साल तक बढ़ाए जाने का प्रावधान है। हिरासत में लिए जाने से एक दिन पहले यानी 15 सितंबर को फारूक अब्दुल्ला पर सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज किया गया। पीसीए के तहत गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्रालय ने गुपकर मार्ग स्थित आवास को ही जेल घोषित कर दिया। उन्हें पीसीए के लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के खतरे से जुड़े प्रावधान के तहत गिरफ्तार किया गया। फारूक अब्दुल्ला 17वीं लोकसभा के लिए श्रीनगर से फिर से निर्वाचित हुए थे। वे मुख्यमंत्री पद पर रहे ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत नामजद किया गया है। कुछ नेता हैं जिनकी सारी नेतागिरी राजनीति सिर्फ 370 और उससे संबंधित प्रॉब्लम से पर ही आधारित थी, तो उनको बहुत दिक्कत आ रही है। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, दोनों ही पार्टी किसी न किसी तरह से कोशिश में लगी हैं कि कैसे न कैसे हम वहाँ पर डिस्टर्बेंस करें। तो ये जो लॉ है ये प्रिवेंटिव लॉ है। इसका मतलब इस कानून के तहत जुर्म करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जुर्म करने की ज़रा भी अंदेशा पहले से सरकार के पास होता है तो वो उस स्थिति को आने से पहले ही रोक लेती है। तो बड़े नेता अगर कोई इस तरह का भाषण देते हैं, या जैसे उन्होंने टीवी में अपना इंटरव्यू भी दिया था 5 तारीख के बाद, तो उससे ये कहीं ना कहीं संभावना लगती है कि वो इस तरह से अगर भाषण देते हैं या कुछ इस तरह का सोशल मीडिया पे लिख देते हैं जिससे कि जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हो सकते हैं, जो कि शांति की ओर बड़े आराम से जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए ही
ये प्रिवेंटिव मेजर लिया है, इसीलिए उनको अरेस्ट किया है। जब 370 के वाटर डाउन होने जैसा इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया तो एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म जरूरी था, क्योंकि वहाँ पे आप इस तरह के हालात नहीं परमिट कर सकते कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ जाएं या लोगों को जान माल का खामियाजा भुगतना पड़े, या प्रॉक्सी वॉर जो वहाँ पे दुश्मन देश लड़ रहा है वो प्रॉक्सी वॉर आराम से लड़ लिया जाए। तो इन पिक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस में वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने ये डिसीजन लिया होगा। केंद्र सरकार ने इस साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के जरिए जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे को खत्म करने का फैसला लिया था। साथ ही राज्य को विभाजित करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला लिया। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर से अस्तित्व में आ जाएंगे। हालांकि इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाना केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य में कई तरह की पाबंदी लगाई गई। सुरक्षा बंदिशों के बीच ये पहला मौका है जब एक मुख्य धारा के राजनीतिज्ञ, सांसद और 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके किसी व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया। PSA के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट या संभागीय आयुक्त की ओर से जारी किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करने के बाद सरकार का पहला सबसे बड़ा प्रमुख काम था कि कैसे वहाँ पर शांति बहाल की जाए, कैसे वहाँ पर लोगों को ये विश्वास दिलाया जाए कि जो कुछ कदम सरकार ने उठाए हैं उनके हित में ही उठाए हैं, उनके खिलाफ नहीं उठाए हैं। ये सब चीज़ें करने के लिए सरकार को थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि रातों रात तो ये चीज़ें होती नहीं हैं। जब इतने सालों से एक तरह का प्रोपेगेंडा झूठा फैलाया हुआ है तो उसके लिए सरकार को समय चाहिए। समय के तहत ही उन्होंने बाकी मुख्यमंत्रियों को भी डिटेंशन में रखा है, ताकि वो इस तरह का, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि 370 जब ख़त्म नहीं हुआ था उससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रही हैं, महबूबा जी भी और उमर अब्दुल्ला जी भी, वो अक्सर ये कहते हैं कि अगर आपने हटाया तो ये हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी। बहुत इस तरह का जो आवेशपूर्ण भाषण वो देते थे। इससे पहले अगस्त में विदेश जाने की कोशिश करने वाले पूर्व IAS और जम्मू कश्मीर के नेता शाह फैसल को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया था। राजनीति के लिए सिविल सेवा छोड़ने वाले शाह फैसल को वापस श्रीनगर भेज दिया गया है, जहां उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत घर में नजरबंद रखा गया। 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी की हत्या के बाद कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शनों के दौरान PSA के तहत 550 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था। मानवाधिकारों की रक्षा से जुड़े संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2012 और 2018 के बीच 200 मामलों का अध्ययन किया। इस अध्ययन के मुताबिक तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में ये जानकारी दी थी कि 2016-17 में PSA के तहत 2400 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसमें 58% मामलों को अदालत ने खारिज कर दिया था। 1978 में बने इस कानून का इस्तेमाल राज्य में आतंकवाद बढ़ने के बाद अलगाववादियों से निपटने के लिए किया गया। हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया था कि सीमा पार से 2 से ज्यादा आतंकी भारत में घुसपैठ करने की फिराक में हैं और पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों की मदद के लिए सीमाई इलाकों में बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है। राज्य में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बेहद जरूरी है। अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति उसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम सरकार को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के फैसले के बाद से नजरबंद रखे गए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को राज्य प्रशासन ने सुरक्षा और शांति को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बनाया है। दरअसल यह कानून इन मामलों में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। ऐसे में आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और इसके प्रावधानों के बारे में। अगर किसी व्यक्ति से देश की सुरक्षा और शांति को खतरा होने की आशंका है तो सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम
केंद्र या राज्यों को ये शक्ति प्रदान करता है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल उस व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर सकती है। इसी कानून का उपयोग करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य प्रशासन ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की तरह ही है, जिसका इस्तेमाल देश के किसी भी राज्य या इलाके में खतरा पैदा करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए किया जाता है। ये एक प्रिवेंटिव एक्ट यानी सुरक्षात्मक कानून है, न कि दंडात्मक कानून। जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम को 8 अप्रैल 1978 को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से मंजूरी प्राप्त हुई थी। इस अधिनियम को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला की सरकार ने इमारती लकड़ी की तस्करी को रोकने और तस्करों को प्रचलन से बाहर रखने के लिए एक सख्त कानून के रूप में पेश किया था, क्योंकि उस समय ऐसे अपराध में शामिल लोग आसानी से छूट जाते थे। बाद में इस एक्ट का दायरा बढ़ाया गया और जब राज्य में आतंकवाद फैला तो उसके खिलाफ उपाय के तौर पर इसे इस्तेमाल किया गया। यह कानून सरकार को 16 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना 2 साल की अवधि के लिए बंदी बनाने की अनुमति देता है। राज्य सरकार को ये लगता है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसे 2 साल तक प्रशासनिक हिरासत में रखा जा सकता है, और अगर किसी व्यक्ति के काम से सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसे 1 साल की प्रशासनिक हिरासत में लिया जा सकता है। ये फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने ही लाया था और ये 1978 में शेख अब्दुल्ला ने इसको इनेक्ट किया था। और इसका जो पर्पस मेन था वो ये था कि जम्मू कश्मीर में टिम्बर की स्मगलिंग बहुत होती थी, क्योंकि जब आप देखिए पेड़ काट के अलाउड नहीं थे, वो स्मगलिंग करते थे। तो उन्होंने वो टिम्बर की स्मगलिंग को रोकने के लिए इस एक्ट को बनाया। बाद में इसमें कई अमेंडमेंट आते चले गए और उसमें फिर ये प्रावधान भी बने कि अगर कोई व्यक्ति राज्य और राष्ट्र के खिलाफ कोई काम करता है, उसकी सोवरेनिटी के खिलाफ काम करता है, या पब्लिक ऑर्डर जो है उसके खिलाफ कोई काम करता है ताकि व्यवस्था, कानून व्यवस्था खराब हो, शांति खराब हो, देश के खिलाफ हो, तो उसको इसमें डिटेंशन में रख सकते हैं। तो उसके बाद 78 के बाद ये लगा और इसके तहत ये सब अलाउड है, जिसमें कि आप डिटेंशन में किसी व्यक्ति को रख सकते हैं। इस कानून में ये प्रावधान है कि पीएसए के तहत गिरफ्तारी का आदेश डिविजनल कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए की धारा 22 के तहत ये कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अच्छी मंशा से काम करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं धारा 23 में कहा गया है कि अधिनियम में जरूरत के मुताबिक बीच बीच में बदलाव किए जा सकते हैं। साल 1918 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और ये प्रावधान जोड़ा गया कि जम्मू कश्मीर के बाहर भी किसी व्यक्ति को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। पब्लिक सेफ्टी के तहत कुछ इलाकों को संवेदनशील घोषित भी किया जा सकता है और वहां आम या खास लोगों के आने जाने पर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति इस व्यवस्था का विरोध करता है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है और पूछताछ की जा सकती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के कुछ ही कानून हैं हमारे सिस्टम में। वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून एक ये भी है, और इन प्रिवेंटिव डिटेंशन के ये सारे ही तीनों ही कानूनों को अगर आप कंपेयर करें, नेशनल सिक्योरिटीज़ एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट और जम्मू कश्मीर का पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो कानून हैं ये किसी ऑफेंस को होने से पहले एक डिटेंशन का प्रोविजन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि ऑफेंस होने का इंतजार ना हो। इनका जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है। इनका स्कोप है नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के इश्यूज पे, उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज के इश्यूज पे, या फिर ऐसी की कोई सीरियस लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर की सिचुएशंस अगर डेवलप होने वाली हैं तो आप ऑफेंस होने का इंतजार नहीं करेंगे। पब्लिक सेफ्टी के लिए आप उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में जिन लोगों को लेना चाहें ले सकते हैं, पर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड समय के लिए रख सकते हैं और अनलिमिटेड रीजनिंग के लिए रख सकते हैं। इन तीनों ही कानूनों में स्पेसिफाइड समय है कि उसमें रखा जाएगा और उस समय को एक्सटेंशन करने के लिए प्रॉपर रीजनिंग दी जाएगी। आपको वो एक कमेटी बैठेगी, वो एग्जामिन करेगी कि वो रीजंस हैं नहीं है, फिर उसके ऊपर प्रॉपर ऑर्डर पास होगा, तभी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्सटेंड होता है। हालांकि इस अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा भी प्रदान करना होती है।
इसके प्रावधानों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस तरह की गिरफ्तारी में लोक सेवक द्वारा लिखित रिपोर्ट को छोड़कर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्र की सुरक्षा किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। विदेशी ताकतों से अपनी सीमाओं की रक्षा करने के अलावा सरकार की जिम्मेदारी आंतरिक सुरक्षा को भी चाक चौबंद बनाए रखने की है। जम्मू कश्मीर के लिए 4 दशक पहले सार्वजनिक सुरक्षा कानून बनाया गया था। वहीं 1980 में पूरे देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया गया। इसका मकसद राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामलों से निपटना है। भारत के सामने आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी चुनौतियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया था। ये दौर था 70 और 80 का। राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए थे, जिसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 पूरे देश में लागू किया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर तब इसमें शामिल नहीं था। रासुका कानून के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, तो राज्य सरकार को रासुका लगाकर गिरफ्तार करने और जेल भेजने का अधिकार है। ये कानून देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देती है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रावधान सुरक्षा को सुनिश्चित करने और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए है। कि जब हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हैं, जिसको आप रासुका कह रहे हैं, वो 1980 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया। तो जम्मू कश्मीर में 2 साल पहले ही इस तरह का कानून है और दोनों कानूनों के प्रावधान ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं और दोनों कानून हमारे संविधान के तहत ही पास हैं। हमारे संविधान में अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22, जिसके तहत सरकार और जो राज्य सरकार है वो देश की सुरक्षा, शांति और सिक्योरिटी को बनाने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशंस लॉज बना सकती है। तो पहले जम्मू कश्मीर में 78 में आया, बाद में भारत सरकार ने 1980 में बनाया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा 3(1) में अगर सरकार को लगता है कि देश का कोई नागरिक या कोई विदेशी नागरिक जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, नागरिक के कार्य से या उसके द्वारा देश की सुरक्षा से जुड़े कार्यों को रोकने का प्रयास किया गया हो, तो सरकार उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। इसके अलावा अगर सरकार को ये लगे कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उनके सामने बाधा खड़ा कर रहा है, तो वो उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। किसी विदेशी नागरिक के देश में रहने, लेन देन करने और कुछ ऐसे काम जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बन रहा है, तो भी उसे रासुका के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। इस प्रावधान के तहत दंगा करने वाले, जमाखोरी करने वाले भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें, ये जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति ने क्राइम करा हो। इसमें अगर अंदेशा है, संभावनाएं हैं या किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई रिपोर्ट्स हैं ऑलरेडी, तो उसके आधार पर भी इसमें उनको अरेस्ट करा जा सकता है। और ये आम अरेस्ट से बहुत ही कठिन तरह का अरेस्ट है। ये आम अरेस्ट में तो आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस को उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। 2 साल तक भी आप बिना किसी को पेश करे हुए इसको अपने डिटेंशन में रख सकते हैं। हालांकि उसके कुछ प्रोसीजरल रूल्स हैं जो कि सरकारों को फॉलो करने पड़ते हैं। इस कानून के तहत राष्ट्र विरोधी कई गतिविधियों में गिरफ्तारी की जा सकती है। इस कानून की धारा 3(3) में ये व्यवस्था है कि इसका उपयोग जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में कर सकती है। रासुका के तहत किसी भी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 महीने के बाद दोषी को कोर्ट में पेश करना होगा और सरकार को हिरासत की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन करना होगा। रासुका की धारा 9(1) में ये व्यवस्था भी दी गई है कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्र और राज्य सरकार इस कानून के प्रयोजन के लिए 1 या उससे अधिक सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकती है। इस दौरान सरकार या गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को ये भी बताना पड़ता है कि उसने व्यक्ति को गिरफ्तार किस आधार पर किया है। रासुका में यही है
और कश्मीर वाले एक्ट में भी यही है कि आप किसी व्यक्ति को उसके जो अंदेशा है या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई खबरें ऐसी हैं कि वो भारत की संप्रभुता के खिलाफ या भारत की सिक्योरिटी के खिलाफ कोई भी ऐसा काम कर सकता है या वो प्लान कर रहा है इस तरीके का काम करना, तो उसमें उसे इसी आधार पर गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसको 4 हफ्ते तक रख सकती है अथॉरिटीज बिना किसी के समक्ष लाए हुए। और इसमें ऐसा है कि उसको जनरली क्या होता है कि उसके अगर ऐसे ग्राउंड है जिन पे उसे अरेस्ट करा गया है, डिटेन किया गया है, जो कि ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो उसको उसका अधिकार यह है कि गिरफ्तार होने के तुरंत बाद उसको उसके अधिकारों के बारे में बताया जाए। लेकिन अगर जो डिटेंशन अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने उसको डिटेन किया है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो आधार जिस पे हमने गिरफ्तार किया है वो पब्लिक सेफ्टी के खिलाफ हैं या वो पब्लिक डिसऑर्डर में कर देगा, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, तो वो उसको आधार नहीं भी बताते। लेकिन 4 हफ्ते के भीतर अथॉरिटीज को उसका जो केस है वो एडवाइजरी बोर्ड को रेफर करना पड़ता है। सलाहकार समिति उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर विचार करती है या वो नए तथ्य पेश करने के लिए कह सकती है। सुनवाई के बाद समिति को 7 सप्ताह के भीतर सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 14 में ये प्रावधान है कि संबंधित आरोपियों को ये जानकारी दी जाए कि उन पर की गई कार्रवाई के खिलाफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। तथ्यों के अभाव में सरकार और राज्य सरकार को रासुका की कार्रवाई को खारिज करने का अधिकार भी प्राप्त हो सकता है। धारा 15 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कुछ शर्तों या बिना शर्तों के कुछ निश्चित समय के लिए छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार किसी भी वक्त दोबारा गिरफ्तारी का आदेश दे सकती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून समाज में शांति बहाल करने के लिए और व्यवस्था कायम रखने के लिए बहाल से भी पहले की स्टेज पे ये ऑपरेट करते हैं। बाकी जो सारे क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के कानून हैं, वो सारे कानून, इंडियन पीनल कोड या और कोई भी और दूसरे कानून आप देख लीजिए, तो वो जब ऑफेंस घटित हो जाता है, उस ऑफेंस के घटित होने के बाद में उन कानूनों की का ऑपरेशन होता है। ये जो प्रिवेंटिव कानून है, ये वो कानून है जो कोई ऑफेंस होने का अंदेशा है, तो उस होने के अंदेशे को या उस होने के एप्रीहेंशन पे ही प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जा सकता है, ताकि आप ऑफेंस होने तक का इंतजार ना करें। देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 पारित किया है। विधेयक का उद्देश्य आतंकी अपराधों की त्वरित जांच, अभियोजन की सुविधा प्रदान करना है और आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान प्रदान करना है। इस विधेयक का किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन शहरी माओवादियों समेत भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये संशोधन उचित प्रक्रिया और पर्याप्त सबूत के आधार पर ही किसी को आतंकवादी ठहराने की अनुमति देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।